high-handedness, undemocratic, authoritarian, dictatorial, brutal actions of the government today. I would like to salute to the workers of the Pakistan People's Party for their resilience, for their bravery, for insisting on remaining peaceful despite police brutality. I demand the immediate release of the workers of the Pakistan People's Party. I demand no charges be filed against anyone who is undemocratically, unnecessarily arrested today while exercising their democratic right. मैंने किसी एहतजाज का कॉल नहीं दिया था, nor had I requested anyone to be present at NAB today. मुझे अपना notice Monday afternoon को मिला था. Even if I wanted to, I had no time to plan for any such thing. लेकिन जब जुल्म होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने पुरअनम अंदाज से अपना सॉलिडारिटी दिखाने के लिए सिर्फ वहाँ they wanted to express the solidarity by their presence, but that wasn't tolerated by the government of today. This is an extremely strange step, considering ये वही हुकूमत है, उसी पार्टी की हुकूमत है जिन्होंने इस्लामाबाद को 200 दिन के लिए यरगमाल रखा था, और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कार को सिर्फ 30 मिनट्स के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. मैं एक बार फिर ये गैर जमहूरी, अथॉरिटेरियन, डिक्टेटोरियल स्टेप का मज़म्मत करता हूँ. जमहूरी मुल्कों में, पाकिस्तान में हर शहरी का हक होता है, अपना जमहूरी राइट होता है एहतजाज भी करना. And this was absolutely unnecessary for the government to adopt such actions against peaceful workers. We've seen time and time again that the government has caved before undemocratic forces, the government has surrendered before religious fanatics, but जब जमहूरियत पसंद कारकुन अपने आवाज़ उठाते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बलदस्ती की बात करते हैं, उनके खिलाफ we see police brutality. और ये एक नया पाकिस्तान में जो ये सिलसिला हो रहा है, इसको भी मैं कंडेम करता हूँ. I would like to explain what happened today. आज मैं NAB में पेश हुआ. ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं था. I was all of 1 and 2 years old जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ इसी किस्म के एहतसाब अदालतों के सामने जेलों में पेश होता था, और आज मैं पहली बार खुद NAB में पेश हुआ. The case in which I was called, ये जो केस है जिस कंपनी का जिक्र हो रहा है, मैं 1 साल से कम था जब मैं इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बना. तो उस दिन से लेके आज तक मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा with this company. And आप सब ने देखा भी, आप सब जर्नलिस्ट हो, इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हो, कि चीफ जस्टिस साहब ने मेरे बारे में ओपन कोर्ट में पूरे मुल्क के सामने, लॉयर्स के सामने, आप सब के सामने, जब वो अपना ऑर्डर सुना रहा था, क्या फरमाया था. चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि मैं बेगुनाह हूँ. किसके कहने पे मेरा नाम इस JIT में डाला गया, और हुक्म भी दिया कि मेरा नाम JIT रिपोर्ट से एक्सपंज किया जाए. बहरहाल वो रिटन ऑर्डर में, लेटर ऑर्डर में नहीं हुआ. दूसरा एक जो हमारा एहतजाज पॉइंट है कि
as far as rule of law is concerned and jurisprudence and jurisdiction की बात होता है, so we feel in this case for the first time we've broken with all Pakistani case law and Pakistani precedent when it comes to jurisdiction. We've broken with all international precedents when it comes to jurisdiction, because ये case जो है कराची से ताल्लुक़ रखता है, बैंक अकाउंट्स कराची के है, alleged accused कराची से है, FIR जो एक किस्म का रिलेटेड है इससे, वो भी कराची में कराची की बैंकिंग कोर्ट में चल रहा था. पता नहीं क्यों हमारे लिए हर बार पिंडी ही एक किस्म की प्लेटफॉर्म बन जाता है, लेकिन हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया and we're going to continue to review this platform, this position. हम इसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाते रहेंगे. इसके बाद आपको ये भी याद होगा कि ये जो original matter was highlighted जब इलेक्शन के दौरान सुओ मोटो लिया गया कि ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे कि एक इस केस का ये केस जो है ये स्लैक है. मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये केस स्लैक है या था, इसलिए कि FIR काटा गया था. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है इस केस का that was also presented. The trial was ongoing in the banking court, लेकिन इसके बावजूद सो मोटो लिया गया और इस केस को ह्यूमन राइट्स के नाम पे इस तरीके से ट्रीट किया गया. एंड अगर हम मानते भी हैं कि ये स्लैक है, तो फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस स्लैक नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की केस स्लैक नहीं है, असगर ख़ान का केस स्लैक नहीं है. जो दहशतगर्दी के वाक़े हुए हमारे इलेक्शन के दौरान वो हम सब भूल गए हैं. एनीवे ये केस स्लैक था. एंड ये केस जो मैं समझता हूँ नैब का बनता नहीं है, जिसमें पब्लिक मनी की क्वेश्चन ही नहीं है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन की सवाल है, बैंकिंग इश्यूज़ है, बैंक अकाउंट्स की सवाल होते हैं, बैंकिंग कोर्ट अप्रोप्रिएट फोरम होता था, वो कैसे नैब का केस बनता है. अफसोस की बात है कि नैब को हर बार इस तरीके इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज़ नैब का एक हिस्ट्री है, ये कोई छुपा हुआ हिस्ट्री नहीं है, ये सब कुछ हमारे सामने हुआ है. नैब मुशर्रफ के दौर में बना और इसलिए बनाया गया ताकि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो सके. मुशर्रफ साहब का सिलेक्टिव हुकूमत बिठाने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी होने के बावजूद हमारा पार्टी की पैरासाइट्स ग्रुप बनाया गया, जिसमें हमारे जो नैब ज़्यादा लोग थे उनको ब्लैकमेल किया गया, धमकी किया गया कि या आप सिलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ दो वरना नैब का सामना करो. तो ये नैब की हिस्ट्री है और आप ये सवाल पूछेंगे, सो आई वांट टू सॉर्ट ऑफ प्रीएम्प्ट इट कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमने हमारे दौर में और नून लीग ने अपने दौर में for whatever reason we were unable not only to bring an end to the black law, there is the NAB law, मगर एक नया निज़ाम जिसमें confidence हो, legitimacy हो, जमहूरी legitimacy हो, जो across the board accountability करे, जिसमें हर पाकिस्तानी को एक ही नज़र से देखा जाए, हर पाकिस्तानी के लिए एक ही कानून लागू हो, चाहे वो सिविलियन हो या वर्दी में हो या जज हो, जो भी नेशनल स्टेकर से पैसा लेता है उनकी they have to be held up to a higher standard and they have to be held accountable. But until we have this lopsided selected political accountability, तब तक unfortunately corruption का जो malaise है, corruption का जो issue है वो सॉल्व नहीं होगा, वो एड्रेस नहीं होगा. और हमेशा के लिए सियासत के लिए जैसे हर सियासतदान के ख़िलाफ़ करप्शन केसेस बनाया जाता है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन और हमारे कोई एतराज़ नहीं होता है. I am not worried, I am not concerned, I am happy, I would present myself for a free and fair investigation in accordance to the law if there was any accusation or any doubt that I was involved in anything. Unfortunately, what we've seen for the last 6 months
is the manipulation of rule of law, the undermining of rule of law, the complete disregard for how rule of law should function. تو اس پہ میں احتجاج کروں گا. ہمارا ایک ہسٹری ہے نیب کے ساتھ. یہ میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنے زندگی میں کہتی تھی. جو لوگ نیب سے خوش تھے وہ بھی ان کے شکار بن گئے. تو this is a bipartisan issue. Unfortunately, we still haven't been able to capitalize on that and create the political will to amend the NAB laws. That is very unfortunate. اور ساتھ ساتھ یہ جس طریقے سے کیا گیا کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنایا جائے تاکہ ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو ریویو کرے, ہم نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کو ریویو کرے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ بینڈ آرگنائزیشنز, کلدن تنظیموں کے خلاف آپ نے قدم اٹھانا ہے. میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو منسٹرز آپ کے جو 3 منسٹرز ہیں جن کے تعلق ہے کلدن تنظیموں کے ساتھ, جنہوں نے کلدن تنظیموں کے ساتھ مل کر الیکشنز لڑے ہیں یا الیکشنز میں ان سے سپورٹ لیے, اور وزیر ہے جنہوں نے ٹی وی پہ ویڈیو پہ کہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے تب تک ایک اسپیسیفک کلدن تنظیم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. جب تک ایک وزیر جس کا ہسٹری ہے نہ صرف کلدن تنظیموں کو سپورٹ کرنا مگر ان کا ملیٹنٹ ٹریننگ کیمپس کو سپورٹ کرنا, تب تک آپ کی اپوزیشن یا کوئی بھی آپ کو سیریسلی نہیں لیں گے. تب تک کوئی نہیں مانیں گے کہ آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کر رہے ہو. اور یہ کیا مذاق ہے کہ مجھے نیب طلب کر رہی ہے اور they're asking me about a company in which I was made a shareholder when I was less than 1 years old. میرا دھوبی کا بل, ناشتہ کا بل پہ جے آئی ٹی بن سکتا ہے. اگر ہمت ہے تو احسن اللہ احسان کو بھی طلب کرے. اگر ہمت ہے تو کلدن تنظیمیں کی قیادت کو طلب کرے. اگر ہمت ہے تو ٹیررسٹ فائنانسنگ پہ جے آئی ٹی بنا دے. اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم اور پچھلے الیکشنز پہ ذرا جے آئی ٹی بتا دے. مگر انفارچونیٹلی یہ نہیں ہو رہا ہے. ایک بالکل غلط میسج جا رہا ہے, ایک بالکل غلط پیغام جا رہا ہے. یہ پیغام جا رہا ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہو, اگر آپ جمہوریت کے حق میں ہو, اگر آپ اپنے جمہوری رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, اگر آپ ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہو, جو جس بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, جو بھی اپوزیشن کی جماعت ہو, سول سوسائٹی ہو, کریٹیکل جرنلسٹ ہو, یہ حکومت تنقید کو برداشت نہیں کرتی. یہ حکومت کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو برداشت نہیں کرتی. اور میں وارن کر رہا ہوں اس حکومت کو کہ if they continue with these authoritarian measures, if they continue to blackmail and try and suppress dissent, then they alone will be responsible for the consequences. آخر میں ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرامن کارکن کو آج اریسٹ کیا گیا, ان کو free them immediately at once, ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سٹیپس لینے پڑیں گے. شوکت بھٹو صاحب, میرا نام پرویز شوکت ہے, میں ڈیلی جنگ سے میرا تعلق ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ آج جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, نیب میں آپ کی طرف بھی ہوئی ہے اور باہر تشدد بھی ہوا ہے, آپ لیگل وے اڈاپٹ کریں گے یا اسٹریٹ پاور استعمال کریں گے؟ دیکھو, ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی اسٹریٹ کا کال نہیں دیا. یہ ایک آرگینک ریاکشن تھا. ہم لیگل فورمز کو ان میں یقین رکھتے ہیں. وی ہیو دا ہائیسٹ ریسپیکٹ فار دی جوڈیشری اینڈ فار دی آنریبل کورٹس.
ایشوز ہے ہمارے, کمپلینٹس ہے ہمارے, ہسٹری ہے ہمارا. ہم احتجاج ضرور کریں گے جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ رول آف لا از ناٹ بینگ فالوڈ, لیکن اس کے باوجود, ظلم کے باوجود, ہم رول آف لا اور جوڈیشری کو رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے جو ایک امپارشل, انڈیپینڈنٹ, فری جوڈیشری, طاقتور جوڈیشری ضروری ہے, اور جب تک ہم ان کو عزت نہیں دیں گے کوئی اور عزت نہیں دیں گے. تو چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دے یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 10 سال بعد مجھے انصاف نہ دے, ہم پھر بھی انہی کوڈز کو رسپیکٹ کرتے رہیں گے اور لیگل آپشنز کو استعمال کرتے رہیں گے. احمد منصور کے بعد سب کی باری آ جائے گی, سب کی باری. احمد منصور نام ہے. جو آپ کی جب ہیئرنگ ہوئی, وہاں پہ پیشی ہوئی, تو آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا جو کنڈکٹنگ افسران تھے نیب کے, اور جو آپ کا اپنا جو آپ کا سٹانس ہے باقی جو ہیں ان کو چھوڑ کے, اس کے بارے میں آپ کو کیا لگا کہ ان کا کیا ہوگا؟ پھر دوسرا, جب آپ نادرا کے سامنے جیپ گاڑی کے باہر نکلے ہیں تو یہ منظر پیپلز پارٹی کے لیے اور عوام کے لیے بڑا ایک ماضی میں اس کی ایگزامپلز ہیں, تکلیف دہ ہے, اور خاص طور پہ پھر دھمکیوں کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو مل رہی ہیں, اور اس پہ بھی ایک اسٹانس پیپلز پارٹی کا آیا ہوا ہے ایک منسٹر کی طرف سے. تو اس سارے سینیریو میں کچھ احتیاطی تدابیر ضروری نہیں ہے اس طرح کا جو کنڈکٹ کرنا؟ دیکھو, جہاں تک نیب کی بات ہے, I think that the officers today conducted themselves, as far as I'm concerned, very professionally. I have nothing against them. میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور جو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, and I can't hold that against them. تو بالکل صحیح تھا, بالکل صحیح کیا. مجھ سے زیادہ ویسے they didn't take much of my time. I was waiting first جب وہ صدر زرداری سے اپنا وہ پوچھ رہے تھے, اور پھر مجھ سے بس 5 منٹ کے لیے کچھ سوال کیے, اور پھر انہوں نے ایک کویسچنیئر دیا جو میں لائرز کو کنسلٹ کر کے ان کو جلد از جلد. اطرت جعفری سر ہولڈ ایک ادھر سے ادھر, آپ اطرت جعفری سوال کریں. میں وائبک سے اطرت جعفری ہوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ تواتر سے نیب کے حوالے سے شکایات کر رہی ہیں, موجودہ حکومت کے رویے کے حوالے سے بھی شکایات ہیں, لیکن اپوزیشن کی جماعتیں, وہ کیا وجہ ہے کہ اب تک کوئی ایک متفقہ جو لاحِ عمل ہے وہ سامنے نہیں لا سکی ہیں؟ اس پر کوئی بات کریں گے آپ؟ ایک تو میں پبلکلی بھی میں نے بھی کہا ہے, ابھی بھی ریٹریٹ کرتا ہوں کہ it was our mistake, it was Democratic Forces mistake کہ ہم نے نیب میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا چارٹر ڈیموکریسی پہ, ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. ہمارے وقت میں ہم یہ کرنا چاہتے تھے, انفارچونیٹلی our allies جس کا ووٹ کی ضرورت تھا وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. اینڈ ایون ان دا اسٹارٹ یہ میاں صاحب کی جو حکومت ہے تب بھی ہم نے کوشش کی اور نہیں مانا گیا. تو انفارچونیٹلی we failed on that front. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے, آج کل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے خاص طور پارلیمان میں بہت اچھا جا رہا ہے. ہم نے آئی تھنک دس از دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان's ہسٹری کہ اتنا جلدی سارے اپوزیشن پارٹیز تقریباً ایک ہی پیج پر پہنچ گئے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا 3 پوائنٹ ایجنڈا بھی سیٹ ہے کہ جہاں تک جمہوری حقوق کی بات ہے, انسانی حقوق کی بات ہے اور معاشی حقوق کی بات ہے, ساری اپوزیشن ایک ہی پیج پہ ہے کہ ہم ان پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. آئی تھنک دیز اے پازیٹیو سائڈ. اوبیسلی ہمارے لیے چیلنجز ہیں جو قوتیں نہیں چاہتے کہ ایک تگڑا اپوزیشن ہو جو حکومت کو اکاؤنٹیبل رکھے. وہ ذرا سا ڈیوائڈ اینڈ رول اسٹریٹجی پہ یقین رکھتے ہیں, مگر پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں پر کھڑی ہے. ہم ہر سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں. صاحب, ایک تو یہ بتا دیں کہ are you satisfied with the presence of your workers today? They are coming today because کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں بھی کہا گیا تھا کارکنوں کے کہ وہ پہنچے. اتنی تعداد سے آپ سیٹسفائی ہیں. نمبر 2, جو آپ نے 3 وزراء کا تو کہا ایفیلیشن ہے, اپوزیشن کے اندر تو جماعتوں کی جماعت ان کے سارا ایسا ہے جن کے ملٹنٹ بینگز نہیں ہیں اور جن کا تعلق بہت قریبی ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟
जहाँ तक कारकुन पीपल्स पार्टी के कारकुन का तादाद की बात है, मैं बिल्कुल उनको सल्यूट करता हूँ। फ़ख्र है मुझे पीपल्स पार्टी के कारकुन पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ही ये कर सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया, मंडे को ही मुझे ये नोटिस मिला, तो कोई कॉल मेरी तरफ से तो नहीं आया था। आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हो, मैंने नहीं देखा था, लेकिन अगर एक कल भी के लास्ट मिनट भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और फिर इसके बावजूद आज जो अपारा चौक पे हमारे कारकुन को रोका गया, नादरा चौक पे हमारा कारकुन को रोका गया, मुख्तलिफ जगहों पे हमारा कारकुन को रोके गए, लेकिन उसके बावजूद जो कारकुन वहाँ मौजूद थे, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन में इतना हिम्मत बरकरार है। जहाँ तक आपका सेकंड सवाल की ताल्लुक है, एक तो आई डोंट नो विच पार्टी यू रेफरिंग टू, लेकिन मैं मान भी लेता हूँ कि अपोजिशन में भी और हुकूमत में भी ऐसे लोग होंगे जिनकी लिंक्स है कालेदन तंजीमों के साथ। इस वक्त मेरा एतराज़ उस बात पे भी नहीं है। आई एम नॉट कंडेमिंग और सेइंग कि पर्ज द लॉट। आई एम सेइंग इस कि अगर हुकूमत ने ये पैगाम देना है, अगर हुकूमत ने ये पैगाम देना है अपोजिशन को, दुनिया को, कि हम सीरियस हैं, हम वाकई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक्शन कर रहे हैं, हम वाकई बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ इस बार हम वाकई सीरियस है, तो फिर आप कैसे अपने कैबिना में ऐसे लोग रख सकते हैं जो कालेदन तंजीमों के साथ लिंक थे, और ना सिर्फ लिंक थे मगर आम है। एक वायरल वीडियो मौजूद है जहाँ वो वज़ीर कह रहा है कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होगा, तो अब मैं उस वज़ीर का बात क्यों मानूं? दूसरा, वज़ीर ने इलेक्शन में HUM का बेसिकली मर्जर करवाया था, जो UN का बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, PTI के साथ। आज भी लेक्चर्स देते हैं कि अगर आप नेशनल एक्शन प्लान के बारे में बात कर रहे हो तो आप एंटी स्टेट नैरेटिव ले रहे हो और आप इंडिया के लाइन फॉलो कर रहे हो, वो भी वज़ीर है। तो मतलब हम क्यों आपको सीरियसली लेंगे? अगर एक वज़ीर है जो हर सिलेक्टेड गवर्नमेंट में रहा है, जो कोई शर्म भी नहीं आता उसको, वो बार बार तंजीमों के साथ हमारे दौर में, दूसरे दौर में, अब you've seen them together at दिफा पाकिस्तान councils and other events, and where it is on the record कि इसका ताल्लुक है उनका ट्रेनिंग कैंप्स के साथ and other things, and he is not apologetic about that now. जितना आप इनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, you know, as much as I have izzat for them, and I've never involved in anything personal. अगर हुकूमत ने ये मैसेज देना है कि हम सीरियस है, government can't afford to have these members in their parliament, and therefore मैं government को मौका दे रहा हूँ कि आप उनको हटाएं। मैंने इनका नाम तक नहीं लिया था मेरा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं बड़े संजीदगी के साथ ये मुतालबा कर रहा था कि आपके लिए बेहतर है। रेहान सैयद हम न्यूज़ से। बिलावल साहब ये बताइएगा, हुकूमत का रद्द-ए-अमल तो काफी सख्त आया है, उन्होंने कहा है आज रियासत अपनी जिम्मेदारी को अदा करेगी और अगले हफ्ते जो नैब का इजलास है पीपल्स पार्टी उस पर करेगी। ये दो सवाल। एक तो ये क्या मुनाफिक हुकूमत है। जैसे मैंने कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद को 200 दिन के लिए यरगमाल रखा, चीन का सदर की दौरा को कैंसिल करवाया। आज हमें लेक्चर्स, हमने कौन सा लाइन क्रॉस किया? उन्होंने लाइन क्रॉस किया। किसी पीपल्स पार्टी ने की कारकुन ने किसी को प्रोवोक नहीं किया। दे वर ऑल अटैक्ड फर्स्ट। हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है, जो भी वो कट करके पेश कर रहे हैं मीडिया में। हम जानते हैं, आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन कब वायलेंट होते हैं। तारीख में एक बार मुझे बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन वायलेंट होकर किसी वायलेंस प्रोटेस्ट को शुरू किया। अब बिल्कुल यकीन नहीं रखते इसमें, बट आई अंडरस्टैंड कि इमोशनल हो जाते हैं, फिर आपस में लड़ जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, बट इट्स नेवर बीन इंस्टिगेटेड बाय द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड नो वाज इट इंस्टिगेटेड टू गेट। नेक्स्ट टाइम ये काम है। मेरा नाम है और जियो टीवी से मेरा ताल्लुक है। आपने अपनी बातों से अंदिया दिया कि आप अदालतों में मुकाबला करेंगे नैब का और सबका। दूसरी तरफ जो आप मुतालबा कर रहे हैं, 3 गुजरा हैं और कालेदन तंजीमों के बारे में जाहिर है उसके ऊपर ना आप गली बल्लों में जा रहे हैं ना एहतजाज कर रहे हैं। अभी तक आप क्या मुतालबा करेंगे कि कब तक का टाइम देंगे कि अगर ना हुआ तो आप कोई और इक़दाम करेंगे, या और इसके ऊपर सिर्फ आप बात कर रहे हैं, आपके इत्तेहादी अपोजिशन की जमातें भी आपके इसके हमख्याल हैं कि नहीं है? अभी तक मैंने ना अपोजिशन पार्टी से बात किया है,
تو جیسے میں نے کہا, the way I had phrased it, even though the government has overreacted irrationally, I had phrased it in a very serious way. I didn't take their names. I wanted the government to take onus and cognizance of this issue and take appropriate action. میں نے اس لیول تک رکھا تھا, لیکن یہ اتنے دور تک گئے ہیں تو obviously I'll have to go towards more of a demand. اور پھر میں ضرور اپنے opposition parties کے ساتھ بھی بات کروں گا. امید کرتا ہوں کہ وہ بھی میرے بات کو مانیں گے, اس لیے نظریاتی نون لیگ بھی یقین رکھتے ہیں ان باتوں میں, اور باقی بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں سپورٹ کریں گے. تو they should be an issue. شاہ محمود قریشی صاحب نے نیشنل ایکشن پلان پر بات چیت کے لیے, بحث کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کو بلایا تھا 28 مارچ کو. پی ایم ایل این کی طرف سے تو نہ ملی ہے, پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, آئی فیل ویری سوری فار شاہ محمود قریشی صاحب. سمجھ لگتا ہے کہ وہ واحد سیریس بندہ ہے جو واقعی کوشش کر رہا ہے. اسمبلی میں بھی اس نے بڑا رسپانسبل جواب دیا تھا, اور اس قسم کی قدم کو تو حکومت کی ذمہ داری ہوتا ہے. لیکن جب وزیر اعظم خود انٹرسٹ نہیں شو کرتا, جب وزیر اعظم خود جب بھارت کے خلاف بھارت کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا تھا, ہی واز مس کالنگ مودی جب دی آرمی چیف واز بریفنگ دا پارلیمنٹری لیڈرز, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا رویہ has not been positive towards the opposition. And excuse me, and it seems that the foreign minister is acting alone, and he doesn't have the support of the rest of his cabinet, in which case I personally may not be able to attend, but perhaps will send party representation. بابر صاحب کا مرضی چلے گا. ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, آپ سوال کر لو. اس کے بعد آپ نے بات کی کرنٹ تنظیموں کی. گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ کرنٹ تنظیموں کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کے جو اکاؤنٹ ہے وہ فریز کیے گئے ہیں, شارٹ رکھیے, شارٹ گرفتار کیا گیا ہے. تو کس طرح کا ایکشن آپ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف لیا جائے؟ دوسرا یہ کہ پنڈی میں جو آپ کے کیس منتخب کیے گئے ہیں, کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے آپ کے خلاف پنڈی میں منتخب کیے؟ آپ کا بہت شکریہ. ایک بات آپ کا آواز سن کے مجھے یاد آیا کہ ہمارے کچھ پارٹی کے عہدیدار اور کارکن زخمی ہیں, خاص طور پہ میرا فاٹا کا پریزیڈنٹ چٹان خانزادہ چٹان صاحب جو ہے, اس کے ساتھ بھی تشدد کیا گیا. ہمارا ویمنز ونگ کی جنرل سیکرٹری نرگس فیض ملک صاحبہ بھی زخمی ہے, ہمارا PYO کا پریزیڈنٹ بھی زخمی ہے, ہمارا فارمر MPA ضیاء اللہ افریدی بھی زخمی ہے, اور کافی اور ہمارے کارکن زخمی ہیں. اور ابھی آپ مجھے بتا رہے کہ I haven't answered his question yet, guys. پلیز مجھے سوال کا جواب دے دو, ایسے نہیں ہوگا نا. اوکے, جہاں تک آپ نے ایکشن اگینسٹ بینڈ آرگنائزیشنز, میں نہیں مانتا. We've heard this again and again and again and again and again کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا. میں نہیں مانتا. آپ کہتے ہو آپ نے اریسٹ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دیں. آپ کہتے ہو کہ آپ ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیا ہے, مجھے کیا پتہ, میں کیوں یقین کروں, اور کس قسم کے فریز ہے یہ. وہ جیسے مشرف کے بینک اکاؤنٹس فروزن تھے جب اس نے پیسہ نکالا تھا. تو اگر آپ اپوزیشن کی سپورٹ چاہتے ہو, آپ نے اپنا سیریسنس دکھانی ہے, آپ نے اپوزیشن کو آن بورڈ لینا ہے, انگیج کرنا ہے, اینڈ بلڈ دا کانفیڈنس آف دی اپوزیشن. کیونکہ یہ ہمیشہ سے میرا اسٹانس رہا ہے, میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں, I have not changed my position, I have not taken any U-turn. You are now, after having taken support from banned organizations during the elections, after having mainstream banned organizations to gain their support during their organizations, you are now turning around and saying, نہیں ہم اپنے allies کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں, دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں. میں نہیں مانتا. is the answer to your first question. جہاں تک پنڈی کا سوال ہے, مجھے نہیں پتا پنڈی میں ایسے کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی یہاں ہو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ یہاں ہوا, اور اس کیس میں جب
रूल ऑफ लॉ ये नहीं कहता है, जुरिस्डिक्शन ये नहीं कहता, बस किसी न किसी का जिद है कि जब भुट्टो को बुलाना है तो पिंडी में होगा। बिलावल साहब चैनल से पिंडी में ही एक मुकाम है फैजाबाद, धरना हुआ था और काजी फायज ईसा ने एक फैसला दिया था कि उस धरने के पसे पर्दा किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी जमातें उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन का मुतालबा क्यों नहीं करती? आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलवाया हमें कि ऐसा कोई फैसला आया था हमारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और मैं समझता हूँ कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो बिल्कुल ये स्लैकनेस है और इस पे तो बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इसमें शायद कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं बनाया गया जैसे कि हमारे केसेस में होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसे असगर खान केस में कोई इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं है और वो केस भी लगा हुआ था और फिर से पोस्टपोन हो गया, लेकिन स्लैक तो नहीं है। नहीं मैं आऊँगा यहाँ इधर और उधर के मामले में इदारों ने हद से तजावुज़ किया, क्योंकि आज आपने रियलिटी को फेस किया और आपने कहा कि मैं नहीं मानता। क्या आप समझते हैं, आपने पहले नवाज शरीफ पर माजी में तनकीद भी की लेकिन हकीकत को फेस किया, क्या आप समझते हैं कि इदारों ने हद से तजावुज़ किया था नवाज शरीफ के मामले में? और सेकंड कि आज पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से भी दोनों साइड से हम वहाँ पे मौजूद थे, ये कुछ हुआ, तो क्या आप जिस तरीके से कारकुनों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं दूसरी साइड के साथ भी आपकी हमदर्दी है? जैसे कि आप मियां नवाज शरीफ और नून लीग के बारे में पूछ रहे हो, आई डोंट नो व्हाई ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल मेरे पार्टी में हॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा हॉक्स थे जिनके ख़िलाफ़ बहुत जुल्म किया गया और वो काफ़ी सख्त बोल रहे थे, लेकिन उसी वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दे रहा था और पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि पार्लियामान को हल निकालना चाहिए, पार्लिमानी फोरम पे हमें इसका हल निकालना चाहिए, पार्लिमानी कमेटी को इस पनामा इशू को एड्रेस करना चाहिए। पीटीआई नहीं माना, नून लीग नहीं माने और फिर हम इदारों की तरफ या नैब हो या कोर्ट्स हो वहाँ खींचा गया और सियासत खेला गया। तो वो मेरा मौक़िफ़ नहीं था और आज भी मैं समझता हूँ कि हमें करप्शन को टैकल करना है और जो भी ज़्यादा शोर करप्शन पे करता है, ज़्यादा गन पे फेंकता है, ज़्यादा सियासत करता है, he is not serious in tackling corruption. अगर आप सीरियस हो तो फिर आपको क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के लिए कोशिश करना पड़ेगा, जैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। जहाँ तक आप कह रहे हो, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनिशिएट हुआ होगा। मैं बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार हूँ कि अगर पुलिस फोर्सेस ब्रूटैलिटी के शिकार हुए, फिर उसमें नौजवान ख़ास तौर पे जोश में आते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस में से जो कुछ हुआ उसको मैं ज़रूर कंडेम करता हूँ, लेकिन आई रीइटरेट कि पीपल्स पार्टी ने इसको इंस्टिगेट नहीं किया। उसके वक्त से बात है आपके खिलाफ जो तेजी आ गई है आपके एक्शंस में, और दूसरा आपसे थोड़ी देर पहले जो हुकूमती तर्जुमान है वज़ीर इत्तलात, उन्होंने ये कहा है कि ये जितना मर्जी ये कर लें, शोर कर लें, आप कर लें, हमारा एहतसाब का अमल जारी रहेगा और रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। क्या करेंगे? एक तो आई थॉट वो कहते थे कि नैब इंडिपेंडेंट था, अब वो कह रहे हैं कि वो अपना ज़िम्मेदारी पूरे करेंगे। चले फैसला कर ले कि इंडिपेंडेंट है या आप चला रहे हो जैसे है। आपका पहला सवाल क्या? हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सख्ती नवाज शरीफ की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने तो मुतालबा किया कि ये इन वज़ीरों को जाना चाहिए और ये तो इमरान खान भी नहीं कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के सामने सब कुछ है। मैंने इलेक्शन के दौरान घोटकी में जब आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड ऑन माई ड्राइव थ्रू आउट सिंध द एफर्ट्स to undermine the Pakistan People's Party, और मैंने उसके ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस घोटकी में ऑन द बॉर्डर ऑफ साउथ पंजाब किया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंसर हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद ये सो मोटो हुआ था। फिर अगर आप इस केस का डेट्स निकाल के देख लें, स्पीकर का इलेक्शन, पीएम का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ज़रा कंपेयर कर दें।
उसके बाद मैं गिलगित बल्तिस्तान में था। गिलगित बल्तिस्तान में हमने एक भरपूर टूर किया था और आखिर में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वार्निंग दिया था कि अगर वज़ीर आज़म बाहर जाके मुल्क का बदनामी करेगा तो मैं भी वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, जो इसका लेजिटिमेसी और इलेक्शन पे शक डालेगा और उनको दिलाने वाले को बेनकाब करेगा। उसके बाद मुझे पहला नोटिस मिला। फिर जब सखर में हमारा पार्टी फाउंडेशन डे का इवेंट हुआ तब मुझे एक और नोटिस मिला। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के दिन जब मैंने अपना तकरीर की मुझे ECL पे डाला गया। तो इस किस्म का जो कॉरेलेशंस है मेरे पार्टी कारकुन देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल ऑफ लॉ में यकीन रखती है। हम इस जुडिशरी को रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है हमारा इस जुडिशरी के लिए, और जो भी वो फैसला करे हम उनके फैसले को मानते हैं। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक, आपने जो शुरू में कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने आपको कमरा अदालत में इनोसेंट करार किया और सारी दुनिया में वो छपा, फिर जो फैसला आया वो तब्दील शुदा था। एक तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि क्या फैसले इस तरह तब्दील होते हैं और क्यों हुए, और इस सारी सूरत हाल में जो बातें की हैं आपने, पार्लियामेंट जो आपका अदारा है वो पूरी तरह इररेलेवेंट हो चुका है, तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या सियासत और सियासतदान कटहरे में रहेंगे? शुक्रिया। देखो, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। एक तो जब साबिक चीफ जस्टिस साहब ने आपको कमरा अदालत में मासूम करार दिया था, फिर जो रिटन फैसला आया उसमें वो तब्दील शुदा था। क्या अदालतों के फैसले कभी इस तरह तब्दील होते हैं? So you can answer this one first and then I'll answer the next one. देखो, I believe that this can only be an innocent mistake. इससे ज़्यादा यही मसला है, it's just a mistake. Because it's not possible that one judge in front of all the journalist community, in front of all the lawyers, says मैं order दे रहा हूँ, बेगुनाह है, किसके कहने पे आपने इसको घसीटा है इस केस में, और फिर उसका जिक्र ही ना हो, और जब रिव्यू में पूछा जाए तो फिर कहा जाए कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, आपकी गलतफहमी है। लेकिन जिस इदारा का इतना एक्टिव प्रेस रूम होता था, जो हर बात का नोटिस और कॉन्ट्रडिक्शन देता था, किसी ने इसका तो काउंटर नहीं किया। For a whole week it ran in the media. So I think it's just a mistake, and I very respectfully would like to ask and request the honourable judges that this sends a very wrong message and undermines the institution and credibility of the judiciary that I do not want. And bara meherbani, there's a transcript available, there are tapes available, just look at those again, and if you feel that the matter needs to be redressed, फिर आप redress कर लें। जहाँ तक आपका सवाल था कि फैसले, जहाँ तक आपका सवाल है कि do decisions change? Now that is a question for the courts to answer, but I have to say कि बिल्कुल माजी में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हमें याद है, ऑन द रिकॉर्ड जजेस है कि क्या होता था। मुशर्रफ के दौर में भी यही जजेस ऑन द रिकॉर्ड है, और अब फिर अगर हमारा केस, ये मेरे केस में मैंने तो जिक्र किया, ये वर्बल ऑर्डर, दे कैन से कि एक्चुअली ये वर्बल ऑर्डर था, वर्बल में रिटन में फ़र्क हो सकता था, मगर उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट भी नहीं दिया, उन्होंने कहा ये हुआ नहीं। बट एनीवे, लेट्स एक्सेप्ट कि वर्बल ऑर्डर में और रिटन ऑर्डर में थोड़ा फ़र्क होना नहीं चाहिए, मगर हो गया। मगर आप कैसे एक्सप्लेन करते हो जब रिटन शॉर्ट ऑर्डर में और लॉन्ग ऑर्डर में कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स आते हैं? और ऐसा ही हुआ है पुलिस केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिटन शॉर्ट ऑर्डर में लिखा है, प्रोविंशियल पावर है,
the provinces should legislate, and action was taken in accordance to that. Months later, जब written long order आता है, तो फिर ये concurrent list का subject बन जाता है, और वफाक भी इस पे legislate कर सकता है, जो 18th Amendment से पहले भी नहीं हो सकता था. तो फिर ये गलत पैगाम जाता है, लेकिन that should be asked of the courts, not from me. It's for them to clarify their आर्मी कोर्स का क्या हुआ था मखसूस हालात में 4-5 साल गुजर चुके हैं, क्या आर्मी कोर्स का मकासद जो है वो हासिल हो चुके हैं? अब हुकूमत आप लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रही है आर्मी कोर्स की एक्सटेंशन के लिए, अगर कर रही है तो वो कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या आप समझते हैं कि अभी भी ज़रूरत है एक्सटेंशन की? और इसके साथ ही सप्लीमेंट ले लें, क्योंकि बाबर साहब I haven't been नहीं भाई please, I haven't been approached officially by the government on the questions of military courts. मेरा मौक़िफ़ मैंने publicly दिया है, काफ़ी देर से दिया है. I believe the military courts were supposed to be for 2 years. They had a sunset clause the first time round, and those 2 years expired. They were restored for another 4 years. Those 2 years have also expired. I do not believe that this is a long-term solution. Military courts is no solution in any democracy. And also I've been a little bit disappointed by the military courts. हमने सोचा था कि ये military courts इसलिए बने थे कि वो groups जो civilian courts के लिए मुश्किल था trial करने के लिए, उनका हिसाब लिया जाएगा इसमें. Unfortunately, we hear a whole host of complaints from the human rights community, and in times of war, unfortunately, those things are compromised on. Perhaps they shouldn't be. But when you don't see the results and the actions, when you believe that only a strong, powerful, independent judiciary should be the forum where such decisions are made, and if the judiciary themselves sets up an internal court that's appropriate to deal with these matters, I would respect it. But I have not been approached by the government officially. I still believe that military courts are not the solution for terrorism, extremism, not in the short term nor in the long term. And I cannot support the government on military courts. Come. Chairman sir, we take last question, that lady in the corner. अगर ज़रदारी साहब को सरकारी मीडिया अगर ज़रदारी साहब अरेस्ट होते हैं तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? देखो, एक तो मैं समझता हूँ कि हमारा सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, और मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ. मैं जानता हूँ कि सदर ज़रदारी has done nothing wrong. तो कोई वजह नहीं है सदर ज़रदारी का. There's no reason for Sadr Zardari to be arrested, and that is a very hypothetical question. फर्रुख नवाज भट्टी पब्लिक टीवी से आप रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़ी पार्टी को, और पार्लियामेंट की आपने बात की है, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, जिसका आपने जिक्र भी किया कि नैब के वो कवानीन जो हैं आप उनको क्यों नहीं खत्म कर सके, और पंजाब असम्बली में जिस तरह तमाम अरकान ने अपनी तनख्वाहों पर दस्तखत किए और एक मैसेज दिया कौम को कि क्या अकाउंटेबिलिटी जो है वो खुद अगर पार्लियामेंट करना चाहे तो उसका कोई तरीका कौम को बता दें कि कौम के जो करोड़ों और अरबों रुपए खाए गए हैं, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, इस पर आप अपने एजेंडे के हवाले से बात करेंगे? इतना लंबा सवाल था कि ऑब्वियसली मैं शुरू तो भूल गया हूँ, मगर जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, जो हल है इस सिचुएशन का वो सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर का बिल है जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी को प्रोवाइड करती है. पहले भी हमारे पास दूसरी जमातों की तरफ से सपोर्ट नहीं था, इवन दो आई सपोर्टेड इट, बट इंशाल्लाह ताला आगे जाके इस बिल के लिए सपोर्ट हमें मिलेगा. तब तक जो भी रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं नैब को, जिस तरीके से हम इसको एक मोर ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, इन लाइन विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इन लाइन विद द यूएन चार्टर कि एनीवन चार्ज्ड will have the right of presumption of innocence before proven guilty, to remove the way in which it is manipulated to support the government's cronies, corrupt cronies. जिस तरीके से नैब खुद एक मनी लॉन्ड्रिंग का इदारा बना हुआ है, जिस तरीके से the preferred
preferred people and individuals of the government can whiten their black money by just providing a portion in return to NAB. I mean, یہ نظام انصاف کا نظام نہیں ہے, احتساب کا نظام نہیں ہے, انتقام کا, پولیٹیکل انجینئرنگ کا نظام ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس قانون موجود ہے, وہ ریڈی اینڈ پریپیئرڈ ٹو ٹیک دی اپروپریٹ ایکشن. آپ سب کا بہت شکریہ.